हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 मैथ। कक्षा 11 की अगर हम बात करें तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, यानी कुछ मूलभूत घटनाएं होंगी। और हम बात करेंगे कक्षा 11 गणित की। इसकी बात करेंगे कक्षा 11 गणित। ठीक है। अब गणित में जो कक्षा 11 है, इसका जो पहला लेसन है, क्या है भाई? पहला लेसन है वह क्या है? कक्षा 11 का जो पहला लेसन है गणित का, वह क्या है? उसका नाम है सेट। क्या है? सेट है। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 मैथ। ठीक है। इसके बाद हम आपको अलग से एक देंगे कक्षा 12 मैथ का, जिसमें हम लोग कक्षा 11 और 12 दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे गणित की। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो हम आपसे बता दें कि जो हम लोगों का कक्षा 11 बेसिक होगा, इसमें हम लोग स्टेट लेवल यानी यूपी बोर्ड पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड पढ़ेंगे। और बात करें तो आपका क्या है? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बोर्ड पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? आईसीएससी पढ़ेंगे। आईसीएसई आईसीएससी आईसीएससी। ठीक है, आईसीएससी पढ़ेंगे। और वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम। वनडे एग्ज़ाम मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका जो आप टेस्ट देते हैं, जैसे आपका हो गया क्या? जैसे आपका हो गया यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक, किसी भी पॉलिटेक्निक का आप एग्ज़ाम में इंट्रेंस देते हैं, या बीटेक का एग्ज़ाम देते हैं, या किसी भी एक कॉलेज में अगर आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपको इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाना है, तो आप जब वहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वहाँ पर आपसे कक्षा 11 और 12 के मैथ से प्रश्न बनता है। जैसे अगर हम बात कर लें, अपने यहाँ पूरे विश्व में केवल 2 कॉलेज हैं आईईआरटी के। आईईआरटी एक कॉलेज है हमारे इलाहाबाद में। ठीक है। और एक कॉलेज है कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, दुनिया में 2 ही कॉलेज है, और बेस्ट, सबसे बेस्ट अब तक का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आईईआरटी है। इसके बाद आपका पॉलिटेक्निक है। क्या है? पॉलिटेक्निक है। फिर बीटेक है। क्या है भाई? बीटेच है ना, बीटेच यानी बीटेक जिसे आप कहते हैं, जिसके थ्रू लोग इंजीनियर बनते हैं। इनका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यहाँ पर, यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और खासकर हम लोग यूपी बोर्ड में हैं, कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर तो आएगा ही आएगा। 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, और ये जो हम लोगों का स्टेट बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, आईसीएससी जो भी है, वहाँ पर भी एक प्रश्न आपसे बनेंगे। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग गणित के एक एक चैप्टर को, एक एक प्रश्नावली या एक एक यूनिट को एक एक सवाल करके लगाएंगे। ठीक है। जैसे हम यूपी बोर्ड के सवालों को भी लगाएंगे, एनसीईआरटी के भी सवालों को लगाएंगे, और आईसीएससी बोर्ड के भी सवालों को लगाएंगे। यानी हम लोग तीनों किताब पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, और आईसीएससी बोर्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है। तीनों किताबों को एक एक प्रश्न को, मतलब यहाँ से भी एक प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से भी एक प्रश्न को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और यहाँ से भी एक प्रश्न को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड भी पढ़ेंगे, बोर्ड के साथ साथ हम लोग वनडे एग्जाम को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से वनडे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर हम बेसिक की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देता है भाई, जो कक्षा 11 है ना, 11 में पहला ही लेसन है समुच्चय। समुच्चय कहते किसे हैं? अगर कोई क्वेश्चन आपसे कर दिया कि चलो भाई ठीक है, आप कक्षा 11 में गणित पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, गणित का जो पहला लेसन है समुच्चय, कहते किसे हैं बताइए। तो आप क्या बताएंगे? तो समुच्चय कहते किसे, अगर कभी ऐसा प्रश्न बने आपसे, तो हम बताएंगे वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह, वस्तुओं या संख्या या पद का ऐसा समूह जिसके अंदर कुछ विशेष गुण हो। वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसके अंदर कुछ क्या हो? विशेष गुण हो, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, वस्तुओं या पदों के समूह का जो संग्रह होता है, समूह का क्या होगा? संग्रह होगा, उसे क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, हटाएं इसे, चलिए। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि समुच्चय कहते किसे हैं, अगर लिखना हो एग्जाम में तो कभी ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए रख सकते हैं कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो लिखेंगे वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को ही, वस्तुओं के, कलर बदल देते हैं,
वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं या पदों भी कर सकते हैं। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय, सेट कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सेट किसे कहते हैं, तो वस्तुओं या पदों के संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ही समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है। या और इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम और लिखना चाहें तो वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, या वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? समुच्चय। जैसे अगर हम बात कर लें कि वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह जिसमें कोई न कोई क्या होगा? गुण पाया जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यह एक संख्या है और इन संख्या में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई न कोई विशेष गुण है। क्या गुण है भाई? ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, इसमें कोई न कोई गुण है। जैसे ये सभी की सभी क्या है? सम संख्या है। अगर इसी प्रकार हम बात कर दें 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनमें भी कोई न कोई विशेष गुण है, अर्थात ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय। या पदों की बात कर ले, अगर बात करें पद की, जैसे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। अब ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न क्या है? चारों भाई हैं। इनमें क्या है? इनमें कोई ना कोई विशेष गुण है ना, चारों भाई हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे अर्जुन हो गया, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव आदि। यानी इनमें भी कोई ना कोई विशिष्ट गुण है। और ये क्या है? कोई ना कोई पद है, तो इन पदों में भी कोई ना कोई विशेष गुण है। तो हमने क्या बोला? पदों या संख्याओं को सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। पदों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अगर हम बात करें कि समुच्चय शब्द या समुच्चय की खोज किसने की, या समुच्चय के जनक कौन है, अगर हम बात करें कि समुच्चय सिद्धांत के पिता कौन है, समुच्चय सिद्धांत के पिता कौन है, तो हम जानते हैं कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने नाम सुना नहीं होगा, सुना भी होगा तो याद भी नहीं होगा। एक वैज्ञानिक है जॉर्ज कैंटर, जो 1845 से 1918 से 1918 के बीच का इनका जीवन काल रहा है। और इन्हें ही हम लोग समुच्चय सिद्धांत के फादर कहते हैं, पिता कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत के पिता, समुच्चय सिद्धांत के क्या हैं? पिता हैं। कौन है? जॉर्ज कैंटर।
जॉर्ज कैंटर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया कि समुच्चय का सिद्धांत या समुच्चय सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, दिया। इनके अनुसार कुछ परिभाषाएं भी दी गई। जैसे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संग्रह को देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ना बहुत सारे वस्तुओं के संग्रह को देखते हैं, जैसे व्यक्तियों का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, पशुओं का संग्रह, जानवरों का संग्रह। जैसे झुंड होता है ना, पशु जैसे जंगली जानवर है तो जंगली जानवरों के साथ में ही रहेंगे, पालतू जानवर है तो पालतू जानवर के साथ रहेंगे, मानव है तो मानव के साथ रहेगा, मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ। यानी व्यक्तियों का भी अलग अलग ग्रुप होता है। उसी ग्रुप को इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो ग्रुप है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय तो हो गया कि भाई कहते किसे हैं, तो पदों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब क्या, सुपरिभाषित कहने का मतलब यहाँ पर डिफाइन करना कि उस संग्रह में जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति यानी व्यक्तियों की जो संख्या होगी और व्यक्ति जो होगा यानी प्रत्येक व्यक्तियों को आप आसानी से क्या कर सकेंगे, पहचान सकेंगे और काउंट कर सकेंगे, गिन सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि पदों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब रह गई बात समुच्चय की। अब समुच्चय होता कैसा है, जैसे समुच्चय आपके सामने है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, विषम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, कुछ पदों का समुच्चय, और भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिमित संख्याओं का समुच्चय। जैसे अगर आप संख्या पढ़े होंगे ना कक्षा 9-10 में, 6, 7, 8, 9, 10 में जरूर पढ़े होंगे, संख्याओं का समुच्चय होता है जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर, ऐसे करके बहुत सारे नंबर मिले होंगे आपको जिनके आप सेट देखे होंगे। ठीक है, क्लियर, हटाएं इसे। यहाँ से एक चीज़ अच्छी मिली हमें, जैसे जॉर्ज कैंटर नामक जो व्यक्ति है, इन्हें ही हम लोग समुच्चय सिद्धांत के पिता कहते हैं। जॉर्ज कैंटर नामक व्यक्ति को क्या कहते हैं, समुच्चय सिद्धांत के पिता। अगर बात करें कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो पदों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, अपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो क्या भाई 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, हटाते हैं इसे और कुछ एग्जाम्पल रखते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। क्लियर, चलिए देखिएगा, यह जो क्वेश्चन है ना ये वाला कि समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है, यह आपके IERT में पूछा हुआ है। बीटेक एग्जाम यानी वनडे इंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना यूनिवर्सिटी वालों का, उसमें यह क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई जॉर्ज कैंटर नामक जो व्यक्ति है, क्या इसे ही समुच्चय सिद्धांत के जनक कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है। हम लोगों का चल रहा है कक्षा 11 गणित। अब गणित में तो लिखना नहीं है, समुच्चय ही लिख देते हैं। ये हम लोगों का टॉपिक है, लेसन का नाम है, पहला ही लेसन है, कक्षा 11 समुच्चय। ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिखेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कक्षा 11 समुच्चय। ओके, ये हम लोगों का टॉपिक चल रहा है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय अभी दिख रहा है जी, समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में सेट कहते हैं, सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रखते हैं, देखिएगा, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। निम्न में से कौन सा समुच्चय है, निम्न में से कौन सा समुच्चय है। यानी कुछ ऐसे होंगे जो समुच्चय नहीं होंगे, जैसे पहला 100 से कम, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का
संग्रह, संख्याओं का संग्रह। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कक्षा 11 में सभी बुद्धिमान, कक्षा 11 में सभी बुद्धिमान, कक्षा 11 में सभी बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, छात्रों का संग्रह। एक और रख लेते हैं, सर ये बी होगा, सी। थोड़ा सा चेंज करते हैं। भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, भारत के सुविख्यात, प्रसिद्ध, सुविख्यात लेखकों का, लेखकों का संग्रह। ठीक, लास्ट डी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह। ओके, चलिए ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। हमने बताया कि समुच्चय कहते किसे हैं, तो हमने बताया कि भाई पदों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, इसमें वह परिभाषा मतलब वे संख्याओं का समूह जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, गिन सकते हैं, वही आपका क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते वह सुपरिभाषित नहीं होगा, अर्थात जिसे आप गिन सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, वही आपका समुच्चय होगा। जिसे आप गिन नहीं सकते, सुपरिभाषित मतलब बता नहीं सकते अच्छे ढंग से या परिभाषित नहीं कर सकते, वो आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहला है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम की अगर हम बात करेंगे तो 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 डॉट डॉट 4, 3, 2, 1, यानी 99 से लेकर 1 तक की जो संख्याएं होंगी, 99 से लेकर 1 तक की जो संख्याएं होंगी, 99 से लेकर 1 तक जो संख्याएं होंगी उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अर्थात यह जो पहला प्रश्न है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, यह आपका क्या है, यह सेट है, समुच्चय है। क्या है भाई, यह समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम आसानी से बता सकते हैं कि यह समुच्चय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह निश्चित रूप में यह कह सकते हैं कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, या इनमें 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है इसमें हम दिखा सकते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन सी संख्या है जो आपकी क्या है, सुपरिभाषित है। तो 99, 98, 97 डॉट डॉट 3, 2, 1। क्लियर। अब अगला पॉइंट, कक्षा 11 के सभी बुद्धिमान छात्रों का संग्रह। अब हमारी जो क्लास है, हम मान लेते हैं कि हमारी क्लास में 45 से लेकर 100 तक बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 11 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं। अब 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 में 100 सभी क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं ना। अब हम सभी को परिभाषित कर सकते हैं कि जितने भी लोग गणित पढ़ते हैं वे सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। ऐसा कुछ संभव है कि जो क्लास में गणित पढ़ता है वो बुद्धिमान ही होगा? ऐसा कुछ संभव है भाई कि जो क्लास में पढ़ता है वह बुद्धिमान होगा? नहीं, यानी इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी हर गणित पढ़ने वाला बच्चा जो है बुद्धिमान नहीं होता। अर्थात यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय क्या है, नहीं है। यानी कक्षा 11 के सभी बुद्धिमान छात्रों का जो संग्रह होगा, सभी बुद्धिमान छात्रों का जो संग्रह होगा, तो जितने क्लास में बुद्धिमान है सभी गणित थोड़ा पढ़ते हैं, या जो सभी गणित पढ़ते हैं वो लोग सभी के सभी बुद्धिमान नहीं है। अर्थात कक्षा 11 के सभी बुद्धिमान छात्रों का जो संग्रह होगा वह समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला, भारत के सुविख्यात, यानी जो भारत है ना, भारत एक देश है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो भारत देश है, भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह। अब हो सकता है कि कोई लेखक है जिसकी किताबें आप पढ़ते हैं आपको अच्छा लगता हो, अच्छी लगती है, जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं ना तो कोई हर्षरूप शर्मा पढ़ता होगा,
कोई अरिहंत पढ़ता होगा, कोई नूतन पढ़ता होगा, कोई एनसीईआरटी पढ़ता होगा, कोई आईसीएसई पढ़ता होगा। तो जो किताबें आपको अच्छी लगती हैं वो आपके लिए सुविख्यात हैं, जो अच्छी नहीं लगती वो सुविख्यात नहीं है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि कोई लेखक आपको अच्छा लगता हो, आप उसे मानते हैं, लेकिन हम उसे नहीं मानते। जो इसको हम मानते हैं आप उसे नहीं मानते हैं। तो हर लेखक सबके लिए सुविख्यात नहीं होता। अर्थात भारत के सभी सुविख्यात लेखकों का जो संग्रह है यहाँ से भी समुच्चय नहीं बनेगा, यहाँ से भी समुच्चय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वही टर्म वही है भाई कि सबके लिए जो सुविख्यात है, हो सकता है हमारे लिए सुविख्यात ना हो, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, अर्थात उसे हम सुविख्यात की श्रेणी में नहीं रखते हैं। हम अपने जो हमने लिस्ट बनाई है ना, सुविख्यात लेखकों का जो संग्रह हमने बनाया है, उसमें हमने उस व्यक्ति को नहीं रखा है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति, अगर हम इसे डिफाइन करें कि भारत के सुविख्यात लेखकों का जो संग्रह होगा, तो कुछ व्यक्तियों के लिए जो कुछ लेखक होते हैं वह सुविख्यात नहीं होते हैं, कुछ लेखकों को हम पसंद नहीं करते, हमारे लिए सुविख्यात नहीं है, अर्थात यहाँ से समुच्चय नहीं बनेगा। इसे डिफाइन आप नहीं कर सकते, इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जिसे आप बता नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपका क्या है? समुच्चय नहीं है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसका स्वर कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू होता है, एक ए होता है, एक ई होता है, आई ओ यू। अब ये तो यही नहीं होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू को हम गिन भी सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, एक एक सदस्य को बता भी सकते हैं, एक एक अवयव को बता भी सकते हैं कि इसमें कौन है भाई, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो संग्रह है इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे परिभाषित कर सकते हैं। हमने डिफिनीशन भी देख पढ़ा है कि पदों या वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, या पदों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो हम उसे ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, घबराइएगा मत।